की शुभकामनाएं, जनता से की शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील। हरिद्वार में होली की धूम, लोग घर घर जाकर मना रहे रंगारंग त्योहार। बाहर से आए पर्यटकों में खासा उत्साह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने खेली फूलों की होली, कार्यकर्ताओं को गुलाल से लगाया टीका। कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। और सल्ट उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी, अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं, कांग्रेस पर उठ रहे सवाल। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम ने लोगों से अपील की है कि वो होली सौहार्द और गरिमा में ढंग से अपने घर पर ही मनाएं और कोविड-19 महामारी की गाइडलाइंस का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली रंग और उल्लास के त्योहार के साथ ही हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाने वाला ये पर्व सामाजिक समरसता और एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। सीएम ने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से मंगल कामना करते हुए रंगों के त्योहार से प्रदेश में समृद्धि और उन्नति का रंग लाने की कामना की। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 75वें अंक पूरे होने पर कहा कि इससे देश को आगे बढ़ने का हौसला और मार्गदर्शन मिला है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री के बेहतर प्रबंधन से देश में स्थिति नियंत्रित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बात चाहे विकास की हो, स्वच्छता की या फिर विरासत को संजोने की, हर दिशा में उनके प्रेरणा देने वाले संदेशों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने देश को हौसला दिया और खराब स्थिति में सभी को एकजुट किया। तो आज मन की बात का 75वां संस्करण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। उसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हमेशा जब भी प्रधानमंत्री संदेश देते हैं मन की बात के जरिए, उस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं, तो उसमें लोगों के लिए कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर होती है, लोग सीखते ज़रूर हैं। और यही वजह है कि आज हमारा देश लगातार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, आज हमारा देश लगातार उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे देश को एक प्रेरणा देता है, पूरे देश को एक सीख देता है, ताकि देश आगे बढ़ता रहा, ताकि देश तरक्की करता रहे, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। तो आज ये बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कही, क्योंकि आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और मन की बात कार्यक्रम का ये 75वां संस्करण था, जिसके जरिए चाहे वो कोरोना की बात हो वो भी प्रधानमंत्री ने कही, उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बातें की। तो उत्तराखंड के लाल कुआं में पूर्व सीएम हरीश रावत के परिजनों ने हाथीखाना स्थित फलहारी बाबा आश्रम पहुंचकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और हरीश रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेसी नेता गिरधर बम के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस नेताओं ने शिव मंदिर में पूजा करके हरीश रावत के स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत युवाओं के दिल की धड़कन है और उत्तराखंड प्रदेश के प्रिय नेता हैं। पूरे प्रदेश के निवासी उनके और उनके परिजनों का कोरोना संक्रमित होने के बाद जगह जगह पूजा अर्चना करके उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और लगातार दुआएं कर रहे हैं। आज हमने लाल कुआं स्थित शिव मंदिर फलारी बाबा जी के आश्रम में पूजा अर्चना की। हमारे तमाम साथी गणों ने, जिसमें हमारे लाल कुआं नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह जी से लेकर तमाम हमारे महिला शक्ति और तमाम युवा शक्ति लोगों ने माननीय हरीश रावत जी के लिए भोलेनाथ जी से कामना की है कि वह कोरोना पॉजिटिव
से नेगेटिव होकर जिस तरह से उन्होंने जो है हमारे उत्तराखंड के लिए लगातार अपने प्रयासों से विकास के द्वार खोले हैं, विकास के आयाम खोले और जन जन के बीच में वो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर काम करते रहे हैं। हमारे भोले शंकर से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र उनके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करें, साथ ही उनके परिवारजनों को और जो उनके स्टाफ जन जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें भगवान जल्द जो है स्वास्थ्य लाभ दे। इसी आशा और निवेदन के साथ आज हम तमाम कार्यकर्ताओं ने, हमारे तमाम साथीगण, हमारी माताएं यहाँ पर हैं, आप हमने भोले शंकर जी से निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द माननीय हरीश रावत जी उनके परिवारजनों को, उनके स्टाफ को राहत देने का काम करेंगे। हम इस पवित्र मंदिर में आकर के हम सब लोग, ये हमारे जितने ये सब बंधु भाई आए हुए हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हरीश रावत जी कोरोना से जल्दी मुक्त होकर हम लोगों के बीच में आवें। ये हम ही नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ हैं और हम सब लोग हर जगह ये प्रार्थना हो रही है कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में रावत जी आएँ और उत्तराखंड के विकास। उत्तराखंड सरकार अब आपदा प्रबंधन विभाग का पुनर्गठन करेगी। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है और आपको ये भी बता दें कि पुनर्गठन में ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके लिए विभागीय नियमावली में संशोधन का भी फैसला किया गया है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के सामने चुनौतियों में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम के बदलाव के कारण आपदा का प्रदेश में अब कोई सीजन नहीं रह गया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग को और ज़्यादा व्यापक और मजबूत करना ज़रूरी हो गया है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। सल्ट उपचुनाव के लिए पैनल तैयार होने के बावजूद कांग्रेस से प्रत्याशी को लेकर चयन की मशक्कत लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली का दौरा कर लिया है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर सवालिया निशान लगातार खड़े होते जा रहे हैं। एक सीट पर प्रत्याशी का चयन करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है तो विधानसभा चुनाव की 70 प्रत्याशियों का चयन करने में कितना समय लगेगा। और वहीं इसी मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी और कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेगा। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कांग्रेस में जो मशक्कत है प्रत्याशी को लेकर लगातार जारी है। अभी तक एक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि सल्ट उपचुनाव की ये पूरी बात है, अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है, जिसके चलते बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि एक प्रत्याशी का नाम फाइनल करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है तो 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस कैसे उतारेगी, जिसके चलते लगातार कांग्रेस पर सवाल उठते चले जा रहे हैं। क्योंकि दूसरी बार दिल्ली का दौरा खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अब तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। बीजेपी को यहां मौका मिल गया और आपको ये भी बता दें कि 2022 में इलेक्शन होने हैं उत्तराखंड में, जिसके चलते अब कांग्रेस पर पूरी तरीके से सरकार हमलावर है कि एक प्रत्याशी जिसकी जरूरत उपचुनाव में है, कांग्रेस अभी तक उसका चयन नहीं कर पा रही है, एक प्रत्याशी का नाम डिसाइड नहीं कर पा रही है। कितना ज्यादा समय लग गया है। 2 बार अब तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, आलाकमान से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। किशोर उपाध्याय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। जी हुक्म करें। किशोर उपाध्याय जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? जी बताएं। हाँ सर, उपचुनाव के लिए सल्ट उपचुनाव के लिए लगातार सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं कि सिर्फ एक प्रत्याशी की जरूरत है, अभी तक पार्टी नाम फाइनल नहीं कर पा रही है। जरूरत क्या दिक्कत है, कहां पर पेच फंसा हुआ है? क्योंकि बीजेपी को मौका मिल रहा है। नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं और विशेषकर मीडिया का कि वो कांग्रेस की तरफ इतनी दया दृष्टि से हम पर विचार करते हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या सवाल उठाने वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कौन कैंडिडेट होगा। मैंने उसमें सुझाव दिया था कि अभी अभी आपने मुख्यमंत्री जी को हटाया है, तो पहले तो आपने जनता को बताया नहीं, हटाया क्यों, वो आपका मामला है। लेकिन मैंने कहा जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। आप जो है इस प्रदेश पर 2-2, 3-3 चुनाव क्यों थोपना चाहते हैं, उपचुनाव। और मैंने उसमें ये भी सुझाव दिया था क्योंकि वो क्षेत्र जो है हरीश रावत जी का, उन्होंने बहुत वहां पर काम किया है, उसी जनपद के रहने वाले हैं। तो अगर तीरथ सिंह जी और हरीश जी दोनों चुनाव लड़े तो कम से कम लोगों में एक तय करने का, एक निर्णय लेने का कि भविष्य क्या इस प्रदेश का। कांग्रेस को अभी कांग्रेस को और कितना समय लगेगा एक प्रत्याशी का नाम डिसाइड करने में? नहीं, कांग्रेस को तो हम देख रहे हैं ना बीजेपी क्या कर रही है। वो मुख्यमंत्री जी को लड़वा रही है, नहीं लड़वा रही है। मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या दूसरा मुख्यमंत्री आएगा? किशोर उपाध्याय जी, अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। आप बीजेपी को छोड़िए, वो ठीक है, जो अपना कर रहे हैं वो ठीक है, आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। कब तक प्रत्याशी मिल जाएगा जनता को? नहीं, हम तो ये होली के तुरंत बाद कर देंगे क्योंकि 30 तारीख उसमें लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। और होली में जब होलाष्टक होते हैं तो हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है जो है वो कोई भी शुभ काम करने की। तो कल जो है होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे, हम अपनी घोषणा कर देंगे, हमने तय कर रखा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि प्रीतम सिंह अब तक 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, आलाकमान से बातचीत अब तक कर चुके हैं, उसके बावजूद फाइनल एक प्रत्याशी का नाम पूरा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सिर्फ एक प्रत्याशी की जरूरत है। अगर 70 विधानसभा सीटों पर जरूरत पड़ेगी तो कैसे कांग्रेस करेगी और कितना समय लग जाएगा? नहीं, ये उपचुनाव है। हाँ, हमने तो 70 क्या, पहले भी जब उत्तर प्रदेश के अंग थे तो 423 सीटों पर हमको निर्णय लेने में समय नहीं लगता था। मुझे याद है जब 81 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उस समय जो है 2 घंटे में हमने 423 सीट जो है वो इंदिरा जी की जो उस समय अध्यक्ष थी, उनकी अध्यक्षता में जो है 3 घंटे में 423 सीट पास दी थी। तो यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि हम चुनाव ये जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं और हम इसमें जीतेंगे। इसलिए मैंने कहा कि होली का भी अवसर है और हम उसके बाद तुरंत अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके प्रत्याशी की घोषणा का और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया
लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंत्रियों को नए सिरे से जिलों को दायित्व सौंप दिया है, जिसके चलते शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को 2-2 जिलों का प्रभारी बनाया गया है, जबकि अन्य मंत्रियों को 1-1 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि सभी 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने जिला स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर विकास को तेज गति देने के लिए प्रदेश सरकार के सभी 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी मनोनीत किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वे जिला नियोजन अनुश्रवण समिति और विकास। उत्तराखंड के हरिद्वार में होली पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से होली का पूजन किया और शाम के समय क्षेत्र में कई जगहों पर होलिका दहन किया जाएगा। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी और वहीं महिलाओं ने पूजा अर्चना के बाद खरीदारी भी की। होली के पर्व पर जहां एक और लोगों के चेहरे पर खुशहाली नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से राज्य में शोध संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। सुरकंडा में डॉपलर रडार को जल्द चालू करने और लैंसडाउन में डॉपलर रडार की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन के मद्देनजर एयर एम्बुलेंस के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद जी में आश्रम में प्रेस वार्ता की और आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर ने बताया कि महामंडलेश्वर बनने के लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ता है, साथ ही वैराग्य जीवन को अपनाना पड़ता है। महामंडलेश्वर ने और क्या कुछ कहा आपको भी सुनवाते हैं। प्राचीन समय में तो ऐसा जो है गृहस्थ जीवन का महामंडलेश्वर बनने की उपलब्धि नहीं थी पुराने समय। और अखाड़ा एक जो है हमारा ताकत है, महाराजा है, पर्वत है। अखाड़ा के पंच परमेश्वर जो निर्णय लेते हैं उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। वो पंच परमेश्वर का निर्णय है, क्योंकि ऐसा जो है प्राचीन नियमों से ये है कि महामंडलेश्वर का अर्थ है कि एक आचार्य पद्धति पर उसकी घोषणा हो गई है। एक आचार्य जैसे कंठा होता है उसमें एक सुमेर आचार्य है और बाकी सब मंडलेश्वर उसकी कंठे की शोभा है और उस कंठे की शोभा फिर संपूर्ण 10 नाम की शोभा बन जाती है। ये प्रक्रिया मान्यता ऐसा कौन देगा मान्यता?
तो अखाड़े के 13 अखाड़ों को भी आप देख रहे हैं कि स्नान में कितनी समस्याएं होती है। वो बंटवारा करके हम लोग 3-3 2-2 इकट्ठे होकर स्नान करते हैं। एक और बन जाए इतनी दिक्कत नहीं। अब इसके 2 पर्सन बन जाते हैं कि मैं महामंडलेश्वर बनाऊं तो किसी गृहस्थी के पैदा होकर तो महामंडलेश्वर बना हूं। अब गृहस्थ का प्रश्न क्या है कि मैं गृहस्थ के अंदर से नहीं निकलता तो मैं महामंडलेश्वर के जनता मैं आता कहां से। परंतु मैं अगर स्वयं अपने रचना को एक नई मोड़ में ले जाता हूं तो मुझे ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि मैं अपना घर जीवन जी रहा हूं तो मुझे समाज के सामने एक पद पर विभूषित होकर समाज के सामने नहीं आना चाहिए। जो मुझे पहले जो गरिमा मिली है उसी में मुझे मजबूत रहे। सल्ट विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के चलते कुंभ मेले के लिए सांस्कृतिक दलों के ऑडिशन स्थगित कर दिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव को लेकर ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान के मुताबिक प्रदेश के सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण और ऑडिशन टाल बताए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि देहरादून में 5 अप्रैल से और अल्मोड़ा में 15 अप्रैल से ऑडिशन होने थे। साथ ही 10 अप्रैल तक इच्छुक सांस्कृतिक दल संबंधित जिला सूचना कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद दिला दें कि एग्जिट पोल पर शनिवार से 29 अप्रैल तक रोक रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव NT भूटिया ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार में आस्था के पथ के किनारे बने घाट पर्सन का उद्घाटन किया गया और ये जो उद्घाटन किया मेला अधिकारी दीपक रावत ने किया है। आस्था पथ के घाट पर बने इस शंख को विजन ग्रुप मुंबई एवं अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कृपा शाह के सहयोग से बनाया गया है। शंकर का उद्घाटन करने मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि ये बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। अभी से इसको और ज़्यादा आकर्षित बनाया जाएगा। इस पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ये जगह परिचालित हो सके। शाह जी ये हमारी इंटरनेशनल फेम की आर्टिस्ट हैं और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है विल्सन ग्रुप, उन्होंने इसको यहाँ पे लगाया है। इसमें अभी आप जानते हैं कि आस्था पथ बहुत सुंदर बना है और लगभग 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा जी की धारा भी बगल में है। इसमें बहुत आकर्षक LED लाइटिंग हम लगाएंगे ताकि एक अच्छा एक सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप हो सके और रात को भी बहुत सुंदर लगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, इसके अलावा अभी आस्था पथ पे और भी कुछ स्पॉन्सर्स हैं, जैसे एक 10 मीटर का दिया लगाना चाहते हैं। इसके अलावा गंगा जी की प्रतिमा के लिए भी हमने एक सूटेबल स्पेस ढूंढा है। जो अन्य जो हमारे कुछ और लोग हैं जो उसमें हेल्प कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। उत्तराखंड के रोशनाबाद पुलिस लाइन में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक भट्ट और मुख्य अतिथि एक कार्यक्रम में पहुंची, जहां पर उन्होंने आपको बता दें कि वेरिंग मशीन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर अलकनंदा अशोक ने एक ओपन जिम का भी उद्घाटन किया, जिससे पुलिस विभाग में तैनात पुलिसकर्मियों की महिला परिजन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय समय पर हमारे द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं जिनमें महिलाओं और उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की कैंपेनिंग की जाती है। आज हमने यहाँ पे रोशनाबाद पुलिस लाइन में इंसिनेटर और वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया और इसी के साथ साथ एक ओपन जिम का भी उद्घाटन किया है। हम लोगों का ये मानना है, उपवा का जो एक गठन हुआ है वो इस उद्देश्य के साथ हुआ है कि हमारी पुलिस फैमिलीज़, जो पुलिस परिवार हैं, उनकी महिलाएं और बच्चों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं वो करें, क्योंकि हमारे जवान, हमारे अधिकारी अपनी पुलिस ड्यूटी में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन लोगों का ख्याल रखना हम लोगों का उत्तरदायित्व है। और उसी क्रम में आज यहाँ पे वेंडिंग मशीन और जिम का उद्घाटन किया गया और इससे पहले यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं का चेकअप किया गया और उनको जिस भी तरह की बीमारी है उसको चिन्हित करते हुए उनका आगे फॉलो अप किया जाएगा। और महिलाओं को योगा के लिए, उनके जुम्बा क्लासेस के लिए और बच्चों को विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देखिए, हमारे सभी जनपदों में और जितनी हमारी बटालियंस हैं DGP साहब के, ये हो रहा है कि जितनी भी हमारी महिलाएं रहती हैं यहाँ पर, उनके स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के क्रम में आज ओपन जिम का भी उद्घाटन किया गया है और वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन मैम के द्वारा किया गया है।
उत्तराखंड के लैंडस्टोन मार्ग पर एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल जय हरी खान लैंडस्टोन मार्ग पर झारा पानी के पास में सवारियों से भरी एक मैक्स गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मैक्स में सवार एक की मौत हो गई और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी युवा सेना भर्ती के लिए लैंडस्टोन जा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और सेना के जवानों ने रेस्क्यू करके घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद मौके पर कई लोग पहुंचे और चीख पुकार मच गई। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। સરકારી સ્કીમાનું સુચારુ ઢંગ